गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। हम लोग पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे और उसमें तीन महत्वपूर्ण पर्वतों के प्रकार में पढ़ना है। पर्वतों की तीन शैली, पर्वतों की जो होती है तीन, उसमें भिन्नताएं पाई जाती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है गुंबद, गुंबदाकार पहाड़, गुंबदाकार पर्वत। दूसरा है संग्रहित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। और तीसरा है अवशिष्ट पर्वत। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गुंबदाकार पर्वत होता क्या है? गुंबदाकार पर्वत होता क्या है, पहले इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भूपटल पर मतलब धरती पर, भूपटल पर किसी स्थान से भूपटल पर मतलब धरती पर कहीं पे किसी स्थान से अंदरूनी भागों से ऊपर की ओर उभार की स्थिति में गुंबदाकार पर्वत का निर्माण होता है। फिर से इसको समझेंगे। धरती पर पूरे वर्ल्ड में जितना क्षेत्रफल है, इसका जितना स्थल क्षेत्र है, उसमें धरती के किसी भी भाग में धरती के अंदरूनी भाग जब फट जाती है तो उससे जो ऊपर जो निकलता है, वो क्षेत्र जो धरती का अंदरूनी भाग जो है उससे फट के जो बाहर निकलती है, ऊपर की ओर जो उभार निकलता है, उससे होता है गुंबदाकार पर्वत का निर्माण होता है। धरती का अंदरूनी भाग जब फट जाती है और वो अंदरूनी भाग ऊपर की ओर आता है, उससे जो उभार पैदा होता है उसको कहा जाता है गुंबदाकार पर्वत। ये तीन रूप में पाया जाता है। गुंबदाकार पर्वत तीन श्रेणियों में पाया जाता है। गुंबदाकार पर्वत जो होता है ये तीन श्रेणियों में विभक्त होता है। उसमें कौन कौन होते हैं? पहला है साधारण गुंबद, दूसरा होता है साल्ट गुंबद, दूसरा होता है साल्ट गुंबद, और तीसरा है लाल गुंबद। गुंबदाकार पर्वत में लाल गुंबद जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? लाल गुंबद होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? वो लाल गुंबद होता है, क्योंकि इसका फैलाव जो होता है काफ़ी पाया जाता है। इसका फैलाव तथा उभार काफ़ी पाया जाता है, विस्तृत रूप से होता है। और इसके गुंबदाकार पर्वत के उदाहरण कौन है? यूएसए का ऊटा पर्वत है, ब्लैक हिल्स है, सिनसिनाती और ब्लैक हिक्स है। फिर से समझेंगे गुंबदाकार पर्वत क्या होता है। जब धरती का अंदरूनी पार्ट जब बाहर आ जाता है, किसी कारण से आंतरिक हलचलों के कारण धरती का जो अंदरूनी पार्ट है वो बाहर आ जाता है और बाहर उभार की स्थिति में आ जाता है, तो उस स्थिति में कालांतर में मतलब बाद में एक लंबे अरसे के पश्चात गुंबदाकार पर्वत का निर्माण होता है। और गुंबदाकार पर्वत जो होता है तीन श्रेणियों में विभक्त होता है। एक होता है साधारण गुंबद होता है, एक होता है साल्ट गुंबद होता है, और एक होता है लाल गुंबद। और गुंबदाकार पर्वत में लाल गुंबद जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका फैलाव तथा उभार काफ़ी विस्तृत होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए लाल गुंबद पर्वत, गुंबदाकार पर्वत में लाल गुंबद पर्वत का
सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसमें का उदाहरण कौन कौन है? यूएसए का ऊटा पर्वत है, ब्लैक हिल्स है, ये भी यूएसए में ही है, और सिंसिनाटी भी यूएसए में है, और ब्लैक हिल्स भी यूएसए में है। संग्रहित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत, या ज्वालामुखी पर्वत, इसके बारे में पढ़ेंगे। आखिर संग्रहित पर्वत कैसे बनते हैं? धरती के किसी भी स्थान पर भूपरपट्टी के किसी स्थान पर बालू, कंकड़ इत्यादि, लावा इत्यादि के जमाव के फलस्वरूप इत्यादि के जमाव के फलस्वरूप एक लंबे अरसे के बाद जो स्थलाकृति बनती है, पर्वताकार रूप में बनती है, उसे संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। फिर से समझेंगे। भूपरपट्टी पर कहीं पे भी हो, जितना पूरे वर्ल्ड का जितना क्षेत्रफल है, उसमें अगर किसी जगह पे बालू, कंकड़, लावा का जमाव होता है, 200 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल के पश्चात उस जमाव के फलस्वरूप जो स्थलाकृति तैयार होती है, जो पर्वताकार स्थलाकृति तैयार होती है, उसी को कहा जाता है संग्रहित ज्वालामुखी पर्वत। फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भूपरपट्टी के किसी जगह पर बालू, पत्थर और लावा के जमाव के फलस्वरूप 200 साल, 400 साल, 1000 सालों के पश्चात जिस प्रकार की पर्वताकार स्थलाकृति अपना प्रतिरूप लेती है, अपना आकार ग्रहण करती है, उसी को कहा जाता है ज्वालामुखी पर्वत या संग्रहित पर्वत कहा जाता है। क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित लावा तथा अन्य पदार्थों से भी होता है। इसलिए इसको ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी जब फटती है तो उससे लावा निकलता है, और लावा के जमाव के फलस्वरूप कालांतर में, मतलब बहुत वर्षों के पश्चात, जो स्थलाकृति पर्वताकार रूप का प्रतिरूप लेती है, उसको कहा जाता है संग्रहित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप, जिसको बरखान भी कहा जाता है, जिसको बरखान भी कहा जाता है, ओ ज्वालामुखी पर्वत का ही हिस्सा होता है। मरुस्थल में अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। और बरखान जो होता है, बालू जब एक जगह जमा हो जाता है, अर्धचंद्राकार रूप ले लेता है, तो उसको बरखान कहा जाता है। और बरखान भी जो है वो संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत का ही एक हिस्सा होता है। और विश्व में ज्वालामुखी पर्वत बहुत सारे पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मौना लोआ संसार का सर्वाधिक विस्तृत ज्वालामुखी है। संसार का
सर्वाधिक विस्तृत ज्वालामुखी है और यूएसए में पाया जाता है। संसार का सर्वाधिक विस्तृत ज्वालामुखी है, सर्वाधिक विस्तृत ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है। को सुल्तान ये ईरान में है। देवबंद ये ईरान में है। माउंट मेयान ये फिलीपींस में है। माउंट एटना जो सिसिली के लिपारी द्वीप में स्थित है, सिसिली के लिपारी द्वीप में स्थित है, लिपारी द्वीप में स्थित है। किलिमंजारो जो तंजानिया और कीनिया में है, जो तंजानिया और कीनिया से सीमा साझा करता है। फ्यूजियामा जो जापान में है, फ्यूजियामा जो जापान में है। माउंट चिमरेजो जो इक्वेडोर में है, चिमरेजो जो इक्वेडोर में है। ये सब ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। कोटापैक्सी इक्वेडोर में है और संसार का विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व में ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट इरेबस अंटार्कटिका में है, अवशिष्ट पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। अवशिष्ट पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। पहले समझेंगे कि इसमें होता क्या है, अवशिष्ट पर्वत कहा किसको जाता है। किसी ही पर्वत के ऊंचे भाग, जिस पर्वत के ऊंचे भाग यानी शीर्ष भाग अपर्दन के प्रक्रिया के फलस्वरूप किसी भी पर्वत के या जिस पर्वत का शीर्ष भाग अपर्दन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक लंबे अरसे के पश्चात नया रूप धारण करता है तथा अपर्दन की क्रिया से लगातार अपर्दन की क्रिया से एक अवशेष के रूप में बच जाता है। उसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। उसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। इसको समझेंगे होता क्या है। कोई भी पर्वत है, उसका शीर्ष भाग अपर्दन क्रिया मतलब होता है वर्षा, तूफान, हिमस्खलन आदि प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उसका शीर्ष भाग जो है वो ढहने लगता है, गिरने लगता है, उसमें क्षरण की स्थिति आती है, उसमें उसका जो होता है शीर्ष भाग नष्ट होने लगता है और एक नया आकार ग्रहण कर लेता है। और 1-2 सालों की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें 1000, 2000, 4000, 5000 साल होता है। उसके फलस्वरूप एक नया आकार ग्रहण करता है, उसका अवक्षय होने लगता है और उसके पश्चात उसमें सिर्फ एक अवशेष रह जाता है, पहले वाली स्थिति नहीं रहती है। तो उस प्रकार के पर्वत को कहा जाता है
अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। और अन्य पर्वतों के अपेक्षा इसमें घर्षण तथा अपर्दन की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। अतः इसे घर्षी पर्वत भी कहते हैं। जितने सारे पर्वत हैं, जैसे वलित पर्वत हुआ, ज्वालामुखी पर्वत हुआ, इन सारे पर्वतों की अपेक्षा इसमें घर्षण और अपर्दन की क्रिया ज़्यादा होती है। अतः इसे घर्षी पर्वत भी कहा जाता है। इसका उदाहरण देखें कौन कौन है। पूर्वी घाट, भारत का पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्याचल, अरावली, ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन है? महेंद्रगिरी है। और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन है? कालसूबाई है। और अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन है? गुरु शिखर है। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है विंध्याचल है। और यह भारत को उत्तर तथा दक्षिण दिशा में विभक्त करती है। भारत को उत्तर और दक्षिण दिशा में विभक्त करती है। कौन? विंध्य पर्वत दक्षिण दिशा में विभक्त करती है। भारत को उत्तर और दक्षिण दिशा में विभक्त करती है। फिर से समझने का प्रयास करते हैं। जिस पर्वत का शीर्ष भाग अपर्दन की प्रक्रिया के फलस्वरूप उसमें ह्रास होता है, हिमस्खलन, ताप, वर्षा के कारण उसमें ह्रास होता है, उसका अवक्षय होने लगता है और एक 200, 400 साल, 500 साल, 1000 सालों के पश्चात एक अवशेष के रूप में रह जाता है। उस पर्वत को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। और अन्य पर्वतों की अपेक्षा इसमें घर्षण तथा अपर्दन की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, इसलिए इसको घर्षी पर्वत भी कहा जाता है। इसका उदाहरण कौन कौन है? पूर्वी घाट भारत में पाया जाता है। पश्चिमी घाट जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? महेंद्रगिरी है। और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कालसूबाई है। और विंध्याचल भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है, विंध्याचल है। यह भारत को 2 भागों में विभक्त करती है, उत्तर और दक्षिणी भाग में। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। और भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? विंध्याचल है। भारत को उत्तर और दक्षिण दिशा में विभक्त करती है। हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।